सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा पोल साइंस का जो फर्स्ट टर्म का पेपर होना है उससे रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। कल भी हमने बुक का प्रथम पार्ट के बारे में बात की थी। स्टेप बाय स्टेप 7-8 जितने भी लेसन थे उनको ब्रीफली हमने रिवाइज किया था। आज उसी के बारे में जो सेकंड पार्ट है बुक का 3-4 लेसन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो बुक का फर्स्ट पोर्शन था वो किसके रिगार्डिंग था कि एक किस्म से ऐसा लग रहा था कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध से नेक्स्ट का जो वर्ल्ड का जो युद्धों से रिलेटेड, जो सत्ता से रिलेटेड जितने भी चेंजिंग आए उनके बारे में हमने उस बुक में डिस्कस किया था। आज हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस दौर के बाद यानी 1947 का जो समय था, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था। उसके आगे क्या क्या परिस्थितियाँ रही उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आशा है आप ये सारे नोट्स और अच्छी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर हासिल करेंगे, ऐसा मानना है। आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या थी, यानी देश स्वतंत्र हो गया और नए राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चैलेंजेस चुनौतियाँ आई उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। 3 मुख्य रूप से समस्याएं थी। मोटे तौर पर क्या क्या समस्याएं थी, 3 चुनौतियां। एक तो भारत के सामने सबसे पहली तत्कालीन चुनौती थी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोना। यानी एक बात ये थी कि अब तक तो अंग्रेज़ों का शासन था और वो अपने तरीके से इस देश पर अपना कंट्रोल था, यानी एकता के सूत्र में इस देश को पिरोना। दूसरा था भारतीय संविधान के बारे में मौलिक अधिकारों की गारंटी, यानी सबको। और तीसरा था समूचे समाज का भला हो। ये 3 चुनौतियां सामने आई। सबसे प्रथम इस दौर में एक तो भारत 2 टुकड़ों में विखंडित हो गया, एक हिंदू राष्ट्र बना और एक मुस्लिम राष्ट्र बना। विभाजन के बाद परिस्थितियां इतनी विकट हो गई कि देश में एक किस्म से खाद्यान्न की समस्या, रोजगार की समस्या, साधनों की समस्या बहुत भयंकर रूप ले लिया। दूसरी थी हिंसा भी देश में भड़की, हिंदू मुसलमानों पर और मुसलमान हिंदुओं पर हिंसक वारदातें कर रहे थे। विभाजन के परिणाम इससे भी बड़े दयनीय थे। और उससे आगे यहाँ तक हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी तो आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी के जश्न में भी शामिल नहीं हो पाए, यानी उनको एक हृदय से गहरा आघात पहुँचा कि किस प्रकार से देश में त्रासदी का दौर था। दूसरी चीज़ है विभाजन से पहले भारत और विभाजन के बाद का भारत, या मैप के अकॉर्डिंग हमने देखा सरकार का इस पर क्या नज़रिया था। अगली थी जो सबसे मोटी समस्या थी, जो देश छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो रहा था, 565 रियासतों को एकीकरण के सूत्र में पिरोना। और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बड़ी बखूबी तरीके से, तीख तरीके से सुलझा दिया। सारी की सारी रियासतें भारत सरकार के अधीन आना स्वीकार कर लिया। 1-2 की जहाँ पर समस्या आई, कहीं सख्ती से, कहीं इस प्रकार से बातचीत से उन्होंने मामले को सुलझा दिया। चाहे वह मणिपुर रियासत थी, चाहे हैदराबाद थी, चाहे जूनागढ़ रियासत थी। और फिर लागू हुआ 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, कि किस आधार पर राज्यों का निर्माण हो, भाषाई आधार पर हो, क्षेत्र आधार पर हो। ये सारी बातें इस लेसन में हमने विस्तार पूर्वक से पढ़ी हैं। नए राज्यों का निर्माण हो गया इस लेसन में, ये सारी बातें आपके समक्ष आई। नेक्स्ट जो हमारा था लेसन वो था एक प्रभुत्व का दौर। यानी इसमें क्या था, एक प्रभुत्व के दौर में कि लोगों को कांग्रेस पार्टी के सिवाय कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था लंबे समय से। क्यों विकल्प था कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी इसलिए विकल्प था कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी रही इस के नेताओं की, दलों की, कि ये और उन्हीं लोगों का के द्वारा कांग्रेस पार्टी में वही लोग थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे वो कोई और अन्य नेता, जिन्होंने कोई और विकल्प ही नहीं दिखाई दिया। और जो चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक कैसा
की बहुमत से जीत हासिल की। 1947 में चुनाव नहीं हुए, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, फिर 1957 में, और लोगों को एक नया विकल्प 1967 में दिखाई दिया। उससे सिवाय कोई भी नया विकल्प नहीं था। बस सोशलिस्ट पार्टी नाम मात्र के छोटे छोटे दल थे जिनके लिए कांग्रेस के एक विचारधारा का संगठन का सिस्टम था। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये था कि 1947 से 1967 तक लोगों ने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहा था कांग्रेस के सिवाय, और बस कांग्रेस पार्टी ही उनका एक भले के रूप में देखी जा रही थी। दूसरे लेसन में हमने ये चीज़ें पढ़ी। तीसरा था नियोजित विकास। यदि हम नियोजित विकास की बातें करें तो प्लानिंग तैयार की गई थी, राजनीतिक फैसले कैसे थे, राजनीतिक टकराव में क्या क्या बातें आई, विकास कैसे हो, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे लागू हों, उनका मोटो क्या हो, उनका एक एम क्या हो, ये सारी चीज़ें हमने, योजना आयोग क्या थी, शुरुआती कदम में नियोजन कैसे प्लानिंग की गई, विदेश नीति भारत की कैसी थी, वैश्वीकरण को कितना बढ़ावा दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य कार्य क्या था, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार कैसे बढ़ी आगे, मुख्य विवाद क्या थे, ये सारी की सारी बातें हमने, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या डिफरेंट थे, इसके परिणाम क्या हो, इसकी बुनियाद के तरीके क्या थे, सरकारी प्रचार कहाँ तक पहुँचा, ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं प्यारे बच्चों। और ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है नियोजित विकास से, कि भारत के विदेशी संबंध कैसे थे। अलग अलग देशों के साथ भारत के विदेशी संबंध, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत की एक ऐसी नीति रही, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया भारत ने, और भारत की पहल ये रही किसी भी विदेश पर भारत ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि हमले के रूप में उसने जवाब दिया। और यदि हम गुट निरपेक्षता की बात करें कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, जिस समय भारत ने आज़ादी प्राप्त की और नेहरू की ने दोनों गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया, और भारत के साथ कुछ अन्य देशों ने भी इसका साथ दिया कि हम दो खेमों से दूर रहकर भी हम गलत को गलत और सही को सही ठहराएंगे। चीन के साथ हमारे प्रारंभिक काल से ही संबंध नेहरू के समय से ठीक थे, लेकिन तिब्बत के एक क्षेत्र को लेकर संबंध बिगड़ गए, और वहाँ एक धार्मिक कारण भी था, दलाई लामा जिसने भारत की शरण मांगी, जिसके कारण हमने क्या हुआ, तात्कालीन कारण था युद्ध का 1962 का, और हमने इतना बड़ा हमला झेला, और तिब्बत जैसे एक क्षेत्र को हमने चाइना ने अधिकार जमा लिया और उसको हमने सहन करना पड़ा। तो दूसरी बात आ जाती है पाकिस्तान के साथ हमारे 1948 से और 1947 से आज तक अच्छे संबंध नहीं रहे। इस दौरान हमने 3-4 बार युद्धों का सामना करना पड़ा, चाहे 1948 की विभाजन की त्रासदी देखी हो, चाहे फिर हमने 1965 का युद्ध देखा हो, चाहे 1971 का युद्ध देखा हो, चाहे 1999 की कारगिल घुसपैठ में, और आज तक भी रह रहकर पाकिस्तान हमारे को एक किस्म से नुकसान पहुंचा रहा। पाकिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे। परमाणु नीति क्या थी, इस टॉपिक पर भी चर्चा हुई। विश्व राजनीति के चलते क्या समीकरण रहे, इन बारे में भी अलग अलग मायनों में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं विस्तार पूर्वक। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो था जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस जो प्रणाली थी उसमें एक पुनर्स्थापना, एक नई, एक बार टूट के बिखर के दोबारा से कांग्रेस प्रणाली कैसे जुड़ी। इस लेसन में हमने ये पढ़ा कि 1971 में कांग्रेस की एक बार से फिर यहाँ पर एक लेसन के स्टार्ट में ही कार्टून दिया गया है। फर्स्ट में दिखाया गया है कि कांग्रेस किस प्रकार से, जिसका सिंबल था 2 बैल और किसान, किस प्रकार से सही ढंग से चल रहे हैं। दूसरे फोटो में दिखाया गया, पिक्चर में थोड़े से यहाँ पर है। तीसरे में विचारधारा में मतभेद हो रहा है, यानी दोनों की दिशाएं, विचारधाराएं अलग अलग हैं। और चौथे पोस्टर में तो ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ही विखंडित होगी। 1 साल, 9 साल, 17 साल और 22 साल ये टाइम पीरियड रखा गया है। कांग्रेस के सामने अनेकों चुनौतियां थी। नेहरू का उत्तराधिकारी के रूप में शास्त्री जी आए और शास्त्री जी ने 2 सालों में इतने सुसंगठित ढंग से शासन को चलाया, और उस दौरान युद्ध भी हुआ और युद्ध में अच्छी जीत भी हासिल की। फिर शास्त्री
जी के बाद इंदिरा गांधी ने कमान को संभाला और इंदिरा गांधी ने भी बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी बखूबी ढंग से 1967 में जब आम चुनाव हुए तो उनमें 1% से हार के बाद दोबारा वापसी की। और ये सारी बातें इस लेसन में हमने बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ी हैं। और यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस को विकल्प के रूप में देखा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया और फिर गठबंधन की सरकार बनी। और यहाँ पर एक बड़ा चेंजिंग भी हुआ, आया राम गया राम, यानी इसके बाद एक संशोधन हुआ संविधान में। और आज वो संशोधन नहीं है कि इस प्रकार से कोई पार्टी छोड़ नहीं सकता, पार्टी बदलना। सिंडिकेट के बारे में पढ़ा हमने और राष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में इस लेसन में पढ़ा, परिसमाप्ति के बारे में पढ़ा। इस लेसन में बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सारी चीज़ें आप अच्छे ढंग से लर्न कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और खूब अच्छा है एक स्कोर हासिल करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ये हमारे लिए पोल साइंस का तो काफ़ी समय मिला है हमने। और आपसे मेरा बार बार निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परीक्षा दें, पूरी कक्षा परीक्षा दें और अपने आप को जांचने का एक मौका है कि कितनी हम तैयारी कर सकते हैं। MCQ बेस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे ढंग से आप याद करें। धन्यवाद।